वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 3 infinitely long parallel straight conductor carrying wires A, B एंड C। ये 3 तार हैं बच्चों यहाँ पे, kept at equal distances, दूरियां बराबर है, from each other as shown in the figure. Wire C experiences a net force F. इस पर जो फोर्स लग रहा है because of these two wires, क्योंकि इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो F इक्वल टू ILB के बराबर फोर्स लगेगा। और आपको पता है फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F/L जो हमको मिलता है, तो फॉर्मूला जो आएगा वो μ0 I1 I2 अपॉन 4πr। यू मस्ट बी फैमिलियर ऑफ दिस फॉर्मूला। 4πr या 2πr एक्चुअल में इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जब हम बात करते हैं, देन इट इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज नहीं, सॉरी, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जब बात करते हैं देन इट बिकम्स 2πr, क्योंकि sin phi1 प्लस sin phi2 आता है। और इनफाइनाइट कंडक्टर के केस में या लॉन्ग कंडक्टर के केस में तो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो ये 2πr रह जाता है। तो अब जो सिमेट्री दिख रही है हमें 2I करंट है, आई है, तो इससे आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर बना सकते हैं। इट इज जो F था, सॉरी, इट इज नॉट F, इट बिकम 0। बिना कैलकुलेशन के आप आंसर बना सकते हैं कि ये जो है फोर्स 0 हो जाएगा, ना तो F/2 होगा, ना 2F होगा, ना F होगा, इट बिकम 0। और अगर आप देखते हैं मार्किंग स्कीम, तो यहाँ मार्किंग स्कीम में इन्होंने पूरी कैलकुलेशन दिखाई हुई है बच्चों। फोर्स F1 पर यूनिट लेंथ, जो मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया, F2 पर यूनिट लेंथ बिटवीन B एंड C, बिटवीन A एंड C। तो नेट फोर्स दोनों का सम किया हमने, ठीक है। अब क्या किया, एक फोर्स जो वो रिपल्सिव है A और C के बीच में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में नेट फोर्स जो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 39। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 40। तो हाइड्रोजन एटम है, तो दिमाग में आपके पिक्चर क्लियर है। ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है चारों तरफ। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, आपको याद भी होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम, मेकिंग 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS फ्रीक्वेंसी दी हुई है। The magnetic moment associated with the orbital motion of the electron will be. This is very very important questions, important concept. Magnetic moment जो आप जानते हैं, small m vector, जिसको याद रखने का तरीका आपको बताया था बच्चों, IA। अब बस देखना यह है यहाँ पर कि करंट आप कैसे निकालेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप सीखते हैं I इक्वल टू Q/T। अब यहाँ पता है कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E जो है वो चक्कर लगा रहा है, तो Q की जगह आ गया E। अच्छा, कितना समय लग रहा है उसको, या तो मैं क्या करूं, टाइम पीरियड, एक चक्कर में E चार्ज गुजरता है, तो E/T टाइम पीरियड हो गया। पर हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, उसकी बजाय हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मैं इसको लिखूंगा E टाइम्स फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से दिखा रहा हूँ, तो उससे मुझे करंट मिल जाएगी E न्यू से। और भी तरीके आपके पास, डायरेक्ट फॉर्मूला इन दोनों को कंबाइन करने के बाद EV/R/2, तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको वेलोसिटी निकालनी होगी। और वेलोसिटी कहाँ से आएगी, वेलोसिटी एक और फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूले बहुत सारे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको देखना है। वेक्टर में बोले तो -EL/2m, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। बोर मैग्नेटॉन आपको याद आ रहा होगा,
तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो आपको देखना है, इसमें कौन सा मोस्ट कन्वीनियंट वे में लगा सकते हैं, क्योंकि v वेलोसिटी नहीं दी हुई है। अब v निकलेगी तो ऐसे निकलेगी 2πr अपॉन t। अब t नहीं दिया हुआ तो t की जगह फ्रीक्वेंसी आएगा, 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी आएगा। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40, r की वैल्यू हमें दी हुई है ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। सो 10 जो दिया हुआ है उसको रेडियन पर सेकेंड में हमने बदला, ओमेगा में बदला। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी थी, लीनियर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बदला, 2πf, 2π इंटू 10। तो ये न्यू जो लीनियर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी और ओमेगा हो गई 2π10। अब एम होता है IA, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ई न्यू इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ई न्यू आप देख रहे हैं करंट की जगह आ गया, तो सारी वैल्यूज पुट करने पर ये हमको मिलता है। बस आपको ये चेक करना है कि क्या इसी को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। अगर आप वेरीफाई करते हैं इस बात को कि हाँ इसी को हम बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, तो बच्चों डायरेक्टली बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बोर मैग्नेटॉन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है आपको और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। एन एयर कोर्ड सोलेनॉइड, ठीक है, आपको बता दिया हवा है इसमें एयर कोर्ड। लेंथ है उसकी 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल N है 800। करंट 2.5 एम्पियर उसमें फ्लो हो रही है। करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, अचानक से, यानी चेंज ला रहे हैं हम फ्लक्स में, कितने टाइम में, 10⁻³ सेकेंड, इग्नोरिंग द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। हम जानते हैं कि सोलेनॉइड जो होती है उसके किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, किनारों पर ये नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी भी समझनी है ना हमको, ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। The average back EMF induced across the ends of the open switch in the circuit would be, कितना बैक EMF उसमें डेवलप होगा। तो आप जानते हैं फेराडेज लॉ से E होता है माइनस D टाइम्स टोटल फ्लक्स। तो मैं N फाई ले लेता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न अपॉन dt, दिस इज द वैल्यू। तो अब सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको इसमें रखना होगा फॉर्मूले में, B डॉट A में। अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो B डॉट A तो हो गया BA cos 0, यानी BA के बराबर हो गया। और सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब आपको एक रफ पेपर मिलेगा बच्चों एग्जाम में, उसमें आप कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। सोलेनॉइड की वजह से, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से μ0 Ni ये होता है। और यहाँ लेंथ भी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं जो कि स्मॉल है। टोटल टर्न्स को डिवाइड करके 800 अपॉन 30 को मीटर में बदलेंगे तो 0.3 आ जाएगा। एरिया हमारे पास है ही सही, तो सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं, dt भी है। तो बस अब कैलकुलेशन आपको करनी है, तो कैलकुलेशन करके आप रिजल्ट निकाल लें कि 0 आएगा या 3.125 वोल्ट आएगा या 6.54 आएगा या 16.74 आंसर आएगा। वीडियो को पॉज कर लें बच्चों, पहले कैलकुलेशन करके देखें, और जब आप कैलकुलेशन कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, अब मैं दिखा देता हूं आपको सॉल्यूशन। तो मार्किंग स्कीम में जब हम जाते हैं तो B इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स कैलकुलेट किया NBA से, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एन टर्न्स के साथ लिंक फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स 0 रहेगा क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया है। तो चेंज इन फ्लक्स की बात अगर हम करें तो जितना ये है 16.74 इंटू 10⁻³ यही रहने वाला है। तो इससे एवरेज बैक EMF हमारे पास निकल के आ गया 16.74 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 16.74 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर थर्ड सेकंड लिखा हुआ है, so I think it is by mistake, actually it should be 4। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 41 देखा,
समझा, जो कि बेस्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जिसमें हमने फैराडे लॉ का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, साइनोसॉइडल वोल्टेज जिसकी पीक वैल्यू आपको दी हुई है 283 वोल्ट, यानी दिस इज V0 पीक वैल्यू और Vm, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है, न्यू इज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट, उस पर आपने लगाया जिसमें R की वैल्यू 3 ओम है, L की वैल्यू 25.48 मिली हेनरी है और C की वैल्यू 796 माइक्रोफैरेड है। और जो LCR को अच्छे से आपको डील करना आना चाहिए, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंट कंडीशन, हालांकि पावर फैक्टर आपके सिलेबस से हटाया गया है, पर रेजोनेंट कंडीशन में पावर फैक्टर 1 होता है, यू मस्ट नो। पावर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एवरेज पावर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीक वैल्यू दी है, तो पीक वैल्यू के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो V0 I0 अपॉन 2 cos फाइव, तो cos फाइव 1 हो गया एक, तो ये समझ में आ रहा है हमको। अच्छा, करंट यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ बच्चों। करंट को हटाकर V बाय R अगर मैं करता हूँ I0 की जगह V0 बाय R, देन इट बिकम्स V0 स्क्वायर, जैसे DC वाला फॉर्मूला होता है वैसे बन गया। ये 2 का फैक्टर यहाँ रहेगा इसी, बस ये हो गई पावर, क्योंकि cos फाइव तो 1 हो चुका है। इट मीन्स हमको L और C की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अभी वीडियो को आप पॉज कर दीजिए बच्चों और इसको कैलकुलेट करके देखिए कि इनमें से कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है, और जब आप आंसर निकाल लें तो रिज्यूम करें एंड सी द सॉल्यूशन। ये सब क्वांटिटीज डेटा जो हमें दिया हुआ है, उसके बाद ये यहाँ जो फॉर्मूला यूज किया उन्होंने, वो यूज किया आई स्क्वायर आर एट रेजोनेंस, तो I0 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू 283 बाय 3, ये एक्चुअली वोल्टेज आ गया आई निकालने के लिए। ये आई RMS है, आई RMS निकालने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो मुझे लगता है इस फॉर्मूले से करें या उस फॉर्मूले से करें, जो तरीका मैंने बताया, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। मैंने बोला था कि P एवरेज V स्क्वायर V0 स्क्वायर अपॉन 2R, क्योंकि cos फाइव 1 है, so what we have to do 283, L और C का कोई रूल नहीं, स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू 3, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। टू 83 इंटू 283, इसे स्क्वायर भी कर सकते थे, इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाय 2 3 6, इक्वल टू दिस मच 13,348। so 13,348 वाट, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा 13 पॉइंट राउंड ऑफ करके 35 किलोवाट, ये मैं लिखूंगा। तो अब देख लीजिए कौन सा मेथड आपको यूज करना है, क्या आसान है क्या मुश्किल है। आंसर इज सेम, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आई थिंक 43 44 45, 45 से असर्शन रीजन आ गया, 43 44 और कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर AR क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। A circular loop of radius 0.3 centimeter lies parallel to much bigger circular, यहाँ loop missing है बच्चों, loop should be here।
तो एक छोटा लूप एक बड़ा लूप है जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। Center of the small loop is on the axis of the bigger loop. The distance between their centers is 15 centimeter. Current 2 ampere flows through the smaller loop than the flux linked with the bigger loop. So डायग्राम अप्रोच आपको लगानी होगी इस क्वेश्चन में, तभी आप इसको कर पाएंगे। और ये समझ लीजिए ये फर्स्ट कैटेगरी जो थी अंडरस्टैंडिंग या रिमेम्बरिंग टाइप, उसको बिलोंग नहीं करता है। ये बिलोंग करता है थर्ड कैटेगरी में, इवेल्युएटिंग पार्ट को बिलोंग करता है। एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड एक और था जो मैंने आपको बताया था, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। इवेल्युएटिंग को ये बिलोंग करता है, तो इट मे कंज्यूम टाइम। पहले हम इमेजिन करते हैं कि कैसे डायग्राम बनेगा। बिगर सर्कुलर लूप लेते हैं, रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये बड़ा सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस, ये उसका एक्सिस हो गया, और ये हो गई रेडियस 20 सेंटीमीटर, लाइक दिस। सेंटर ऑफ द स्मॉल लूप, जो छोटा लूप है जिसकी रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है, इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप, वहां पर है, एक्सिस पर है। और डिस्टेंस जो उनके सेंटर के बीच वो 15 सेंटीमीटर है। तो हम यूं मान सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, उस साइड भी ले सकते हैं। तो सपोज मैं ले लेता हूं लेफ्ट में, तो 0.3 15 सेंटीमीटर सपोज यहां पर है, दिस डिस्टेंस इज 15। पॉइंट 3 का है, बाकी 5 सेंटीमीटर बच रहा है। यहाँ ये छोटा लूप है, 0.3 सेंटीमीटर रेडियस। करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रही है स्मॉलर लूप में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो हमें नहीं पता है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। अब उसकी वजह से कितना फ्लक्स लिंक होगा बिगर लूप से, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस इसमें से निकलेंगी जाएंगी, तो फाई आप जानते हैं ये होता है बी डॉट ए, और लूप की वजह से जो बी होता है वो होता है म्यू 0 आई अपॉन 2r। मैं स्मॉल r से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे तो छोटे लूप की रेडियस आएगी, और ये जो एरिया आएगा ये बड़े लूप का आएगा। यही बात आपको समझने की है। एसिमेट्री से क्या फर्क पड़ने वाला है वो भी समझना होगा हमको। विल इट मेक एनी डिफरेंस और नॉट, क्योंकि ये जो 15 सेंटीमीटर डेटा है इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। भाई 20 सेंटीमीटर आपका काम आ गया एरिया निकालने में, और 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पे काम आ गया, करंट यहाँ पे काम आ गई। अब बचा ये 15 सेंटीमीटर, इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो इस एसिमेट्री को कैसे डील करना है, जस्ट थिंक अबाउट। तो अपना दिमाग लगा लो बच्चों, इवेल्युएटिंग टाइप है, और कोशिश करके एक रिजल्ट तक पहुंचो। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको निकालना है जो कि निश्चित रूप से वेबर में निकल के आएगा। वीडियो आप पॉज कर सकते हो, और जब आप आंसर निकाल चुके हो तो फिर हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं इसका। A circular loop, let flux linked with smaller loop is phi1 and with bigger loop is phi2। तो ये हमने अज्यूम किया phi1 एंड phi2। ओके, अब यहाँ R2 जो दिया हुआ है वो 0.2 मीटर लिखा हुआ है, जबकि जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ 0.3 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर। मीन्स सॉल्यूशन में डेटा कुछ और लिया है। ओके, और नहीं लिया है, कन्वर्ट कर दिया है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 0.2 मीटर, और 0.3 को मीटर में बदलूंगा तो 0.003। ओके, हमने एसआई में कन्वर्ट किया। डिस्टेंस एक्स हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, यानी इसको भी हमने कन्वर्ट किया 0.15 मीटर। फाई फॉर्मूला लगाया हमने,
phi1 is B2A1। ये जो 2 है वो है बड़ा वाला लूप, और A1 1 है छोटा वाला लूप, जैसे यहाँ लिखा है रेडियस। ये 1 है छोटा वाला लूप और 2 है बड़ा वाला लूप, जैसा हम देख पा रहे हैं। तो phi1 है B2A1, और किस तरह से ये कैलकुलेट किया है, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, जबकि हम देख रहे हैं कि दोनों लूप में करंट फ्लो नहीं हो रही है। A current of 2 एम्पियर flows through the smaller loop। सिर्फ छोटे लूप में करंट फ्लो हो रही है, बड़े लूप में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो पहली बात तो ये समझे बच्चों, हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की। ये लूप एक के अंदर एक सेम प्लेन में नहीं है, ये बात समझने की। ये लूप इस तरह से रखें, ये एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्योंकि इस सिचुएशन में कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हमारे को समझ में आ भी नहीं रहा था। ये छोटा लूप यहाँ, और छोटे लूप में करंट है, और उसकी वजह से फ्लक्स लिंक्ड विद द बिगर लूप आपको निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड छोटे लूप की वजह से कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सिस पर यहाँ पर, और एक्सिस का फॉर्मूला कौन सा है, म्यू 0 आई एक्सिस का फॉर्मूला यहाँ एक्स आएगा, और नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ, मैं सॉल्यूशन में दिखाता हूँ आपको, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ऐसा फॉर्मूला आपने तैयार किया है। तो दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली। तो उस डायग्राम को हमें बनाना चाहिए कुछ इस तरह से। तो इसकी वजह से इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हमको निकालना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0/4 पाई, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई R2 स्क्वायर I2 और पाई R1 स्क्वायर, एरिया उसका आ गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उनके बीच हमने निकाला, एंड phi2 इज MI1। ओके, तो अभी समस्या क्या है कि करंट जो I2 है वो हम देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए ये अप्रोच हमने लगाई है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। phi1 फ्लक्स लिंक्ड, एक एक लूप में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से फ्लक्स जो सेकेंड लूप से लिंक हो रहा है। तो उस तक पहुंचने के लिए, यानी निकालना हमको क्या था, हमको निकालना था phi2। phi2 यानी फ्लक्स लिंक्ड विद 1 और 2 का चक्कर पड़ रहा है। phi2 फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड लूप, जो कि बड़ा वाला लूप है। बड़ा वाले लूप से रिलेटेड फ्लक्स हमको निकालना था। बड़े वाले लूप से रिलेटेड फ्लक्स निकालने के लिए हम रिवर्स चलते हैं, m टाइम्स I1 ये होगा। अब I1 की वैल्यू हमारे पास है, I1 की वैल्यू हमको दी हुई है। व्हाट इज द करंट, हियर इज द करंट 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू हमारे पास है, पर हमें चाहिए m, और m की वैल्यू हमने इस तरह से निकाली है, m होगा phi1/I2। तो इसलिए phi1 हमको निकालना पड़ा। अब यहाँ जो I2 आया था पिक्चर में, वो I2 से कट गया, इसलिए मैटर नहीं कर रहा है कि कोई करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। So I can put this question in tough category। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है आपको बच्चों, और ज्यादा अटक रहे हैं तो छोड़ दें, क्योंकि चॉइस आपके पास है, यू मस्ट यूज योर चॉइस। तो छोड़ भी सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ सकते हैं। नो नीड टू अटेम्प्ट, नो नीड टू spend time on this. Question number 44. If both the number of turns and core length of an inductor is doubled, okay, number of turns को भी डबल कर दिया, core length उसको भी डबल कर दिया,
कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। ये जो कोर थी उसको भी डबल किया और नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल किया, दोनों की लंबाई बढ़ा दी। तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, म्यू जीरो एन स्क्वेयर एल लेंथ के प्रोपोर्शनल कब होता है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है जब आप, तो मैं समझ रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, नहीं याद आ रहा है लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के देखिए कि सेम रहेगा अनअफेक्टेड, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। और जब आप आंसर निकाल लें, एक गैस या आप प्रेडिक्ट कर लें आंसर जो भी आप जानते हैं उसके बेसिस पे, तब वीडियो को रिज्यूम कीजिए। हियर इज द सॉल्यूशन। बोथ द नंबर ऑफ, ये रहा फॉर्मूला आपका, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म्स उसमें बात कर रहे हैं, तो लेंथ को भी डबल किया है और हम देख रहे हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये पावर 2 में है बच्चों, स्क्वायर है, स्क्वायर है, उसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, डबल हो गया। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, डबल। तो ये हमने आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो में इतना ही क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम AR क्वेश्चंस लेंगे बच्चों। टिल देन हैप्पी लर्निंग।